हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिया जाने वाला जो प्रैक्टिस पेपर है, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर क्लास 9th का साइंस का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मिड टर्म एग्जाम का जो सैम्पल पेपर है। जो इसका ड्यूरेशन है वो है 3 घंटे और जो मार्क्स हैं इसके मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आप इसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। हम थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं क्योंकि पेपर जो है बहुत लेंथी है। तो हम फटाफट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सेक्शन ए को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के क्वेश्चन साथ में ही सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित तापों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। हमें सेल्सियस स्केल में या सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट देखो क्या है, 793। और आप लोगों को पता होगा कि जब क्या किया जाता है केल्विन को, यहाँ पे क्या है 793 केल्विन को हमें क्या सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तब हम क्या करते हैं 273.15 से माइनस कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1519.85। आप इसको अगर पूरा लिखना है तो आप यहाँ पे 520 भी लिख सकते हैं। और अगर आप 520 लिखेंगे तब भी आपका सही आएगा। कभी कभी 0.15 ना करके सीधा 273 में से माइनस कर दिया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 520 या 519.85। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड 817 है तो सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। 870 माइनस 273.15। चाहे तो 0.15 लगाइए। कई टीचर्स कहते हैं कि 0.15 लगाना है, कई कहते हैं कि नहीं लगाना। तो दोनों का ही आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगी। जब आप इसमें माइनस करेंगे तो 597 आ जाएगा। अगर आप पूरी तरह से पहले हम कर देते हैं, अगर हम माइनस करते हैं तो 596.85 आंसर आएगा। अगर आप 273 में से माइनस करते हैं तो आपका आंसर 597 आ जाएगा। दोनों ही आंसर लिख दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर 273 में से ही माइनस करते हैं तो गलत नहीं होगा, बट कुछ टीचर्स अलाउ नहीं करते कि आप 0.15 ना लगाओ। तो जैसे आपकी टीचर ने कहा आप उस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है। कौन सा पदार्थ का गुण है यह परीक्षण दर्शाता है। Diver is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of the matter does this observation show? क्या करता है, देखो जो गोताखोर होता है वो पानी को क्या कर रहा है, स्विमिंग पूल में जब तैर रहा है तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो पानी जो है उसको इस तरह से काट रहा है। तो वो कौन से मॉलिक्यूल, कौन सा पदार्थ का गुण यहाँ पर दर्शाता है। तो इसका आंसर देखो, यह पदार्थ के अंतर आणविक रिक्त स्थान, जो उसके बीच में स्पेस होता है ना, इंटरमोलिक्यूल स्पेस, उसको दर्शाता है। तो यह पदार्थ की कौन सी क्वालिटी को दर्शाता है, अंतर आणविक रिक्त स्थान। इंग्लिश में देखें हम क्या आ जाएगा, इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द मैटर। मैटर के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है उसकी क्वालिटी को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन। उनके जो कण हैं या हम ये कहेंगे उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितना आकर्षण है, कितना उनके बीच में अट्रैक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर चीनी, फिर वाटर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन इज ए गैस, वाटर इज ए लिक्विड एंड शुगर इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा किस में होगा, वाटर, एंड वाटर से ज्यादा किस में होगा, शुगर में होगा। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, शुगर में होगा, और सबसे कम किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। हिंदी में देख लीजिए क्या होगा। ऑक्सीजन एक गैस है, पानी एक तरल है, चीनी एक क्रिस्टल या ठोस है। तो आकर्षण पर बलों का बढ़ता क्रम क्या होगा, ऑक्सीजन में होगा सबसे कम, उसके बाद में पानी में होगा, और शर्करा में जो है वो चीनी में जो है, शर्करा या चीनी लिख दीजिएगा यहाँ पे, चीनी में क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, जो ठोस जो आकर्षण बल है वो सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहा गया है। मिश्र धातु क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। व्हाट आर एलॉयज, गिव वन एग्जाम्पल। तो देखो मिश्र धातु सबसे पहले किसे कहते हैं, जो क्या है एक धातु और एक अधातु से मिलकर बना हो, या दो अलग अलग की धातुओं से मिलकर जो बना हो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, अलॉय कहते हैं। गिव एग्जाम्पल से पीतल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो देखते हैं इसका आंसर।
तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। मिश्र धातु एक पदार्थ है जो एक से अधिक धातुओं को जोड़ता है या एक से अधिक धातुओं से बना होता है या अन्य धातुओं के साथ धातु से मिलता है। या तो क्या होता है, दो धातुएं बनकर मिलाते हैं, या एक धातु और एक अधातु मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु को बनाते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, पीतल दो धातुओं का मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता, तांबे और जस्ते को जोड़कर क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। तो ये एक क्या है, मिश्र धातु है। ऐसी वस्तुएं जो क्या है, जिसमें दो धातुएं हो या एक धातु या एक अधातु हो, उससे मिलकर जो बनाया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद कीजिएगा। देखिए आंसर, ए मेटल alloy is a substance that combine more than one metal or mix a metal with the other non-metal elements. For example, brass and alloy to two metals, copper and zinc. brass किससे बना होता है, copper and zinc से। याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। brass किससे बना होता है, copper and zinc से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। विलयन की सांद्रता क्या होती है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जितना ज़्यादा है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, जितना सॉल्यूट होगा उतनी ही क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसी विलयन की सांद्रता को विलयन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जितना उसके अंदर विलेय होगा, एक पाई गिलास पानी लीजिए, उसमें अगर 1 चम्मच चीनी है तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसी 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच अगर चीनी है तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना विलेय होगा उसी से उसकी सांद्रता डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। उन जीवों के नाम बताइए जिनका अध्ययन किया गया है और उनमें स्वयं के आनुवंशिक पदार्थ है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नेम टू ऑर्गेनेल, जीवों का यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जीव अंगकों का। ठीक है, जीव ऑर्गेनेल्स के बारे में पूछा गया है। वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ऑर्गेनेल्स के नाम बताने हैं जिनके पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है जिनके पास में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। आप लिख दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, खुद का आनुवंशिक जो है पदार्थ होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट और उसके यहाँ पे लिख देते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है। वाई आर लाइसोसोम नोन एज ए सुसाइडल बैग। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लाइसोसोम है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं और कई बार जब ये जो लाइसोसोम की थैली है या हम ये कहें कि जो इसके बैग है वो फट जाती है और ये पूरी सेल को ही क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब इसका आंसर देखते हैं साथ में, 6 क्वेश्चन के दोनों आंसर साथ में देख लेंगे। कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर बनाए जाते हैं। तो कहाँ बनाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हम 6 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन का आंसर, लाइसोसोम वे अंग है जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। जब लाइसोसोम फट जाते हैं तो निकलने वाले पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि इन्हें आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण होता है। देखिए आंसर क्या है यहाँ पर, लाइसोसोम आर द ऑर्गेनेल्स दैट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। व्हेन लाइसोसोम बर्स्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज स्टार्ट डिस्टिंगिंग इन ओन सेल, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ए सुसाइडल बैग। द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड टेक प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रदित जालिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रंध्रों के क्या कार्य हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का क्या कार्य है, गैस एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेटा रेगुलेट गैस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरनमेंट। क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज का फर्स्ट काम क्या हो गया, गैस, आप एक नंबर में गैस एक्सचेंज भी लिख सकते हैं। एंड कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द स्टोमेटल पोल, और इसके अलावा जो पानी का लॉस होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल द वाटर लॉस, आप इतना भी लिख सकते हैं, कंट्रोल द वाटर लॉस एंड गैस एक्सचेंज, ये भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं। हिंदी में देखेंगे हम, स्टोमेटा पौधे और पर्यावरण के बीच गैस विनिमय को नियंत्रित करता है। रंध्र के छिद्र के आकार को बदलकर पानी के नुकसान को भी नियंत्रित करता है। जब पानी वाष्प बनकर ट्रांसपीरेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है, तो कौन, जो रंध्र है वो क्या करते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पानी बाहर नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, हृदय की मांसपेशियों का विशिष्ट कार्य क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। तो ये क्या करते हैं, ब्लड, हार्ट को पंप करने का काम करते हैं। देखते हैं इसका आंसर, तो देखिए क्या हो जाएगा, यह हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। तो क्या करता है, जो हृदय, जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ना, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, कार्डियक मसल्स जो है वो उसके लिए जिम्मेवार है। क्या हो जाएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी टू द हार्ट टू पंप ब्लड, हार्ट को जो पंप करने में कौन हेल्प करता है, कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे, आप गति और वेग में किस तरह से अंतर करेंगे, और इसके अथवा में है दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। इंग्लिश में हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए सबसे पहले क्या है, गति वह समय दर है जिस पर कोई वस्तु किसी पथ पर चल रही होती है। मतलब जो गति है उससे हमें क्या पता चलता है, गति से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी स्पीड में चल रही है, कितनी तेज चल रही है, इससे हमें पता चलता है। जबकि वेग से हमें पता चलता है, गति की दर भी पता चलती है और उसकी दिशा भी पता चलती है। ध्यान से समझो क्या कहा गया है, स्पीड से हमें क्या पता चल रहा है कि उसकी कितनी तेज चल रही है, हमें ये पता चल रहा है कितने टाइम में कितनी तेज चल रही है। लेकिन वेग से हमें क्या पता चलता है कि एक तो हमें, क्योंकि वेग में हमें एक तो दर भी पता चलती है भी कितनी स्पीड से चल रही है, सेकंड वो किस दिशा में चल रही है, ये दोनों बातें हमें वेग में पता चलती हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के पथ की दूरी की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मतलब यहाँ से लेके, मान लो यहाँ से लेके यहाँ पे गए और यहाँ पे गए, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दूरी, कि पहले यहाँ गए हैं फिर यहाँ गए हैं। एंड विस्थापन क्या है, विस्थापन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सीधी लंबाई है जब तक कि उसके न्यूनतम पथ के साथ मापा जाए। जब इसी को हम क्या कहें, यहाँ से यहाँ तक माप दे, तो ये क्या होगी, इसकी न्यूनतम दूरी होगी। तो न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या है, 0 भी हो सकता है लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका इंग्लिश मीडियम में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, स्पीड इज द टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए पथ। एक गाड़ी जो टाइम से चल रही है वो हो जाएगी स्पीड, वाइल वेलोसिटी इज द रेट एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के अंदर रेट एंड डायरेक्शन दोनों चीजें आ जाएंगी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन था, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। वापस समझा देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ जाना है, तो ये देखो ये वाला जो पाथ है ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। जितने भी चले हैं वो सब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट व्हेन मेजर अलोंग द मिनिमम पाथ, जिसके अंदर क्या होगा, मिनिमम पाथ काउंट होगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्टकट जो तरीका यूज किया जाता है, जो मिनिमम पाथ है वो क्या यूज होता है, वो उसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन के लिए सत्य है। विस्थापन देखो क्या है, विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी चीज सही है, क्या कहा गया, यह शून्य नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे यहाँ से यहाँ पे गए और ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने क्या कहा था, शॉर्टकट, जहाँ से शुरू किया जहाँ पे पहुँचे हो उसका शॉर्टकट। तो ये बिल्कुल शून्य हो सकता है, बट की जो डिस्टेंस है वो शून्य नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इट कैन नॉट बी 0। तो ये देखो ये गलत है, ये 0 हो सकता है। सेकंड, इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। एक देखो यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे जाना है, तो देखो ये डिस्टेंस कितना हुआ, पहले यहाँ पे गए फिर यहाँ पे आए फिर यहाँ पे गए फिर यहाँ पे आए, तो डिस्टेंस। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो डिस्टेंस है या तो उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो लाइन है ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में, एक सेकेंड,
ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11, जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए और इसके अथवा में है, यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताइए कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन हाउ, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व को पदार्थ के उस गुण में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा वह एक सीधी रेखा में विराम अवस्था में एक समान गति करता रहे जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया था। तो ऐसी अवस्था, मान लो आप एक जगह रुके हुए, तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक भी उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और इसी तरह से अगर कोई वस्तु गतिशील है, कोई गाड़ी चल रही है, तो वो जब तक चलती रहेगी जब तक भी उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। देखो सीधे शब्दों में यही कहा जाता है कि अगर जड़त्व का नियम क्या है कि जब अगर कोई बल काम नहीं करा, एक मान लो एक कोई वस्तु है स्थिर अवस्था में है, जड़त्व मतलब कि चिपक गई है, मान लो स्थिर अवस्था में है, तो वो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक भी कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। और इसी तरह से एक वस्तु जब तक गति कर रही है वो तब तक गति ही करती रहेगी जब तक भी उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। मान लो हम यहाँ पे कहते हैं बॉल को हमने फेंका तो कुछ समय के बाद बहुत रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होती है, बॉल की स्पीड कम होती है और फाइनली बॉल रुक जाती है। तो हमेशा अगर कोई वस्तु, अगर मान लो आपने कहीं रिमोट रख दिया अपने या मोबाइल रख दिया, तो वो हमेशा वही रहेगा जब तक कि आप उसे उठाओगे नहीं। तो कभी भी कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो यह है जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम। सेकंड देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया बल प्रतिक्रिया के बराबर होता है। जो क्रिया की है उसकी जो प्रतिक्रिया है वो बराबर होती है, लेकिन दो अलग अलग निकायों या अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। ये क्या है, अलग अलग निकायों पे होता है, दोनों अलग अलग वस्तुओं पे बल होता है और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब एक घोड़ा जमीन को धक्का देता है तो जमीन प्रतिक्रिया करती है और घोड़े पर आगे की दिशा में बल लगाती है। यह बल गाड़ी के घर्षण बल को दूर करने में सक्षम हो जाता है। जब देखो क्या होता है, जब घोड़ा जमीन को धक्का लगाता है, जब घोड़ा क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, खींच रहा है किसी चीज को, तो जमीन भी क्या करती है, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगी। लेकिन जब क्या है, उस पर घर्षण, जब वो बल लगाता है घोड़ा, तो वो घर्षण बल से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, घर्षण बल को दूर करने में वह सक्षम हो जाता है और गाड़ी जो है वो गति करने लग जाती है। देखिए क्या कहा गया है, इनर्शिया इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच it remain at the state of the rest or uniform motion is the same state line unless act upon a same external force। जब तक कोई जो वस्तु है वो, जब तक कोई भी चीज़ है वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स यूज ना किया जाए। अकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ मोशन एक्शन फोर्स इज इक्वल टू द रिएक्शन बट एक्ट्स ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। दो अलग अलग बॉडीज पर रिएक्शन होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन अ हॉर्स पुश द ग्राउंड रिएक्ट एज ए एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स इज एबल टू ओवरकम द फ्रिक्शन। अब ये फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शन के फोर्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से कार्ट क्या करती है, मूव करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रथम प्रणाली में जहां कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, कुल संवेग क्या होगा। एंड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट हैपन टू द टोटल मोमेंटम। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, गति एक गतिमान पिंड की गति की मात्रा है जिससे उसके द्रव्यमान व वेग के अनुपात के रूप में मापा जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे संवेग क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग। संवेग क्या हो जाएगा, किसी वस्तु, कोई भी पिंड है या कोई भी वस्तु है उसके द्रव्यमान और उसके वेग, मतलब वो किस, एक देखो द्रव्यमान मतलब कि हम क्या कह देते हैं, वेट कह देते हैं, और वेग मतलब कि वो किस डायरेक्शन में गति कर रही है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, जिसका कि एसआई मात्रक क्या होता है, इसको हिंदी में इस तरह से आप लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर समझ लो। फर्स्ट में क्या है, इसका जो संवेग है वो क्या होगा, किलोग्राम पर द्रव्यमान गुना वेग इक्वल क्या हो जाएगा, संवेग के बराबर हो जाएगा, और इसका जो एसआई मात्रक है जो हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब सेकंड था कि अगर किसी वस्तु पर क्या किया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो क्या होगा, वो वस्तु हमेशा क्या रहेगी, इस प्रणाली की जो वस्तु है वो स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, उसका मोमेंटम कुछ चेंज ही नहीं होगा। अगर वो क्या कर रही है, एक डायरेक्शन में, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है तो।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इज मूविंग ऑब्जेक्ट मेजर बाय अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर सेकेंड हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम इज ए सिस्टम इज कांस्टेंट। इसके और में जो क्वेश्चन था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वो वस्तु क्या रहेगी, उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जब एक बारी बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत हो गई थी तब क्या, हरित क्रांति जब आई थी, हम कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, तब क्या होता, बहुत सारा फूड की ज़रूरत थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, किसी न किसी तरह से फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया। अब उसके लिए उन्हें क्या हुआ, केमिकल्स यूज़ करने पड़े, उनको फर्टिलाइजर यूज़ करने पड़े, इसके अलावा पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ी। लेकिन ये क्या कर रहे थे, धीरे धीरे हार्मफुल था क्रॉप के लिए, फसल के लिए हार्मफुल था, सॉइल के लिए हार्मफुल था। इसीलिए जब बिना फर्टिलाइजर की जो खेती की जाती है, बिना फर्टिलाइजर और बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जो खेती की जाती है, उसे हम जैविक खेती कहते हैं या उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो देखो क्या आंसर होगा, इट इज एन अप्रोच इन फार्मिंग विच यूजेस नो और लेस कंसंट्रेशन ऑफ हर्बिसाइड्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जिसके अंदर हर्बिसाइड्स फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। देखिए क्या कहा गया है, एक जैविक खेती के दृष्टिकोण में जो जड़ी बूटियां, उर्वरक, कीटनाशकों आदि को कम से कम मात्रा में उपयोग किया जाए, कम से कम मात्रा में उपयोग नहीं करता है। देखो क्या है, इसको इजी लैंग्वेज में लिखो, जड़ी बूटियां, यहाँ पे जड़ी बूटियां नहीं लिखेंगे हम, पेस्टिसाइड्स लिखेंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड्स हो गया, उर्वरक हो गया, और कीटनाशी जो है उनका कम से कम अगर उपयोग किया जाए या कम से कम मात्रा का उपयोग नहीं करता है। एक सेकेंड, आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि वह खेती जिसमें उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, यहाँ पे लिखिए, का उपयोग नहीं किया जाता या नहीं करते हैं, ऐसी खेती जिसमें कीटनाशक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जैविक खेती कहते हैं। थोड़ा सा सेंटेंस में थोड़ा सा से रीड करने में मुश्किल लग रहा है, इसीलिए इजी में आप लिखेंगे, वह खेती जिसमें उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है उसे जैविक खेती कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। थैंक यू गाइज।